जामिया मिलिया इस्लामिया में वैसे स्टूडेंट्स जो इस बार डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और लास्ट के 15 डेज में उन्हें किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप सिलेबस ज़रूर देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि सिलेबस से आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ भाई क्या क्या टॉपिक्स है पहला। दूसरा, आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि हाँ भाई हमने ये टॉपिक को कवर कर लिया है। तो ये सिलेबस की बात हो गई। लेकिन ऐसा नहीं कि सिलेबस, अब थोड़ा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ा आपको बता दें कि एक तो सबसे पहले अगर आप डिप्लोमा के रिगार्डिंग कुछ भी जानना चाहते हैं, कितने सीट्स हैं, फ़ी स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, हर चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, खासकर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में, तो उसके लिए सिंपल आपको जामिया मिलिया इस्लामिया का जो प्रॉस्पेक्टस है इसको आपको डाउनलोड करना है। इसमें मुश्किल से 2 से 3 पेजेस में ही आपकी कहानी होगी, उससे उस कहानी को ज़रूर पढ़ लेंगे। इससे आपको जैसे जैसे देखिए जामिया के बारे में जितना ही ज़्यादा आप जानने की कोशिश करेंगे, इससे आपसे और आपका और जामिया के बीच का जो रिश्ता है वो करीब होता जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि जामिया से आपका रिश्ता करीब हो, तभी आप क्वालिफाई भी कर पाएंगे, क्योंकि तब उसके बारे में जान पाएंगे। हाँ भाई इस टाइप से स्कूल है, ये कॉलेज है, यहाँ पे ये लाइब्रेरी है, तो ऐसा आप जानना चाहेंगे तो बेहतर रहेगा। थोड़ा आपका है ना, क्योंकि ज़रूरी है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब इसके बाद मैं सबसे पहले सिलेबस को दिखा दूँ। वही अगर सिलेबस को लेकर अगर हम बात कर ले तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले सिलेबस ही प्रीफर करूंगा, आज के टाइम में आपको सिलेबस मिल जाता है। काफ़ी पहले ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलता था कि उसके सिलेबस क्या है। तो अगर हम सिलेबस पे आ जाएं, जो कि लास्ट ईयर का सिलेबस अपडेटेड सिलेबस है ये, इसमें ये ज़रूर हुआ है कि पिछले साल से ही चेंज हुआ है। मतलब पिछले साल भी 200 MCQ आया था और इस बार भी 200 MCQ आया था, आएगा, सॉरी। अब देखिए क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट, सपोज समझे, यहाँ पे बैकग्राउंड समझिए, अगर कोई स्टूडेंट किसी का फिजिक्स अच्छा हो, केमिस्ट्री अच्छा हो, तो भी वो सिलेक्शन ले सकता है। या अगर किसी का मैथ और फिजिक्स सही हो भी ले सकता है, या मैथ केमिस्ट्री हो वो भी सिलेक्शन ले सकता है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो 66, 67, 67, यानी कि ओवरऑल इन दो पेपर का देखें तो 130 पहुँच रहा है, और इसका भी देखिए तो 130, दोनों मिलाकर 130 मार्क्स पहुँच रहा है। तो अगर 130 में अगर आप 90 भी लेकर आते हैं, 130 में सिर्फ, यानी अगर आप मैथ को छोड़ दें, तो फिर भी आपका सिलेक्शन फिक्स है, मतलब तय है, आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। अब ऐसे में ध्यान देना ये होता है क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, तो अब बेहतर वही है कि जो आपको करेक्ट लगे कि हाँ भाई ये आंसर सही है, तो हम सही वाले को मारेंगे, गलत क्यों मारेंगे, पहली चीज़। अब सवाल ये होता है कि किस तरीके से करें। देखिए तीनों पेपर सभी का स्ट्रांग नहीं होता है, और ऐसा नहीं कि तीनों पेपर सबका वीक भी होता है, ऐसा भी नहीं है। पर यह है कि कुछ पेपर आपके स्ट्रांग होता है, ये सच होता है, क्योंकि हो सकता है किसी स्टूडेंट का फिजिक्स सही हो, स्ट्रांग हो, किसी का केमिस्ट्री स्ट्रांग, किसी का मैथ स्ट्रांग हो। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो मैथ पे काम करिए अच्छे से, और साथ में फिजिक्स को थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, ताकि आपका कोई एक पेपर नहीं, कम से कम 2 पेपर पे अच्छे से पकड़ बनाना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब सवाल होता है कि इसको हम किस तरीके से करें। देखिए अगर आप सिलेबस पे जाएंगे, एक बात और इससे पहले थोड़ा एडिट कर दें कि आपका निगेटिव मार्किंग भी होता है, तो अगर आप एक गलती करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है। अभी ये जो है आपके फिजिक्स का सिलेबस है, क्योंकि आप जानते ही, बहुत अच्छी बात ये है कि जामिया का डिप्लोमा सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पूछता है, और ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है। और वही अगर आप इसकी देखें तो ये जो है सिलेबस वो मैथमेटिक्स का सिलेबस है। लेकिन ओवरऑल अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इसके जो सिलेबस है वो 9-10 का है, यानी 9th के NCERT और 10th का NCERT अगर पढ़ ले स्टूडेंट्स अच्छे से, मतलब बढ़िया से पढ़ना है, ये नहीं कि बस खाना पूर्ति कर दिया, ऐसा नहीं, अच्छे से पढ़िए। पर अब सवाल होता है कि किस तरीके से पढ़े। देखिए हमारा इसमें मेरा सजेशन ये है कि जैसे सपोज आप कोई पहला चैप्टर NCERT पढ़ ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ NCERT, कोई और भी बुक पढ़ लीजिए तो भी चलेगा, क्योंकि लाइक जैसे आप देखिए 3 चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। एक NCERT, दूसरा कोई भी एक बुक, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कोई भी एक, या तो एस चंद का या सरस्वती पब्लिकेशन का, कोई भी एक बुक फॉलो कर लेंगे। और तीसरी चीज़, अगर गाइड है तो गाइड को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि गाइड में थोड़ा सा ना एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ भाई क्वेश्चन इस टाइप का, ये इस टाइप का पूछा जा रहा है। एक बात और ऐड कर दें, अगर कोई एक चैप्टर पे जाते हैं तो मैक्सिमम एटलीस्ट देखिए एक चैप्टर का एटलीस्ट, मेरा सजेशन है, एक चैप्टर का एटलीस्ट 200 MCQ अलग अलग डिफरेंट टाइप का अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो बहुत हद तक आपका चांस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम सोल्व करने से ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि हो सकता है आप 1000 भी MCQ लगा लें, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं हो, तो ऐसे में इसकी कोई गारंटी नहीं कि सिलेक्शन हो। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि आपका कहते हैं ना कि इस चैप्टर में जो भी वेटेज है, जो भी इस चैप्टर में है, थ्रूली हम बताते रहें किसी को, तो वही चीज़ आपको डिसाइड करता है कि हाँ भाई आप सिलेक्शन ले पाएंगे नहीं। तो बस कुल मिलाकर इसमें ये है कि किसी भी चैप्टर के बारे में पढ़े तो उसके बारे में आपको आइडिया हो कि हाँ भाई असल में ये चैप्टर कहना क्या चाह रहा था, तो उसके बाद आपको एक वेटेज मिल जाएगा, हाँ भाई हमने ये पढ़ लिया। खैर अब इम्पॉर्टेंट क्या है, कैसे आपको पढ़ना है। देखिए सबसे पहले एक तो ये है कि आपके अंदर डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है, और अगर आपका डिसिप्लिन
अगर ब्रेक होता है, टूटता है, तो ऐसे में आप ये सोच अच्छी एक तो सोच अपनी पॉजिटिव रखें। आपको ये सोचना हो कि हाँ भाई मेरा जामिया में सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये करेंगे वो करेंगे, जामिया से हमारा रिश्ता हो जाएगा, हम गांव के पहले स्टूडेंट्स हैं, ये शहर के पहले स्टूडेंट्स होंगे जो हमारा जामिया में सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा, तभी आपको अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा। तो एक तो रीजन का होना भी ज़रूरी है कि हाँ भाई हम आखिर क्यों करना चाह रहे हैं। और वैसे भी आज के टाइम में आप जानते हैं कि जामिया जो है देश के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में से एक है। तो ऐसे में आपके लिए ज़रूरी है कि सोच अच्छा रखें, और हाँ कॉन्फिडेंस भी रखें अपने आप पे कि हाँ भाई निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि देखिए वही स्टूडेंट का निकलता है जो अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, और ऐसा नहीं कि सीट पहले से किसी का फिक्स कुछ नहीं होता है, पहले ही फिर से क्लियर करते हैं। अब उसके बाद हम आपको थोड़ा बता दें कि पढ़ना कैसे है। देखिए एनसीईआरटी बुक, कोई भी एक बुक उठाइए, रीडिंग करना शुरू करिए। पहला जो भी डेफिनेशन का जो पार्ट है उसको लिख लीजिए पहला, उससे रिलेटेड एमसीक्यू बने तो भी लिखे, नहीं बने तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब सपोज कोई टॉपिक उठाएं और उसके बारे में लिख दीजिए पहले। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी यूनिट्स वगैरह हैं, फार्मूला वगैरह है, उसको लिख लीजिए। इतना ही चीज़ होता है, क्योंकि अगर एक न्यूमेरिकल को बनाने के पीछे रीजन क्या होता है, फार्मूला और यूनिट। अगर ये दो चीज़ आपको पता है डेफिनेटली बन जाएगा। तो इस तरीके से हर चैप्टर का आपको रिटेन वे में नोट्स बनाना है। दूसरा ये है कि रीडिंग पे हैबिट डालना है। आपको हर चैप्टर एटलीस्ट 4 से 5 बार पढ़ना है, क्योंकि आप जितनी बार पढ़ेंगे उतने बार आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, समझ आएगा, याद भी रहेगा। क्योंकि याद रखने के लिए ज़रूरी है कि बार बार रिवीजन करें। इस तरीके से अब अभी क्या है, अभी आप 2 चीज़ें करिएगा। अभी एक तो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 आवर हर दिन करना है, 2 से 3 घंटे का। और उसके साथ साथ थ्योरी, जो जैसे अगर एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक पढ़िए, और भी कोई बुक है उसको भी पढ़िए। रीडिंग भी डालना है, क्योंकि जब आपका एमसीक्यू मिलेगा ना तो आप रीडिंग किए रहेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो आंसर आपका टिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। तो अभी कुल मिलाकर ये कि एमसीक्यू पर सबसे पहले ज़्यादा फोकस करना, और ये इस तरीके से। उसके बाद ये कि टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट 15 डेज में देखिए, अगर आप साइंस का सब्जेक्ट देखें तो आपका साइंस का ओवरऑल जो चैप्टर होता है वो 20 होता है, और मैथ में 15 होता है। यही आपका कुल मिलाकर अभी लेटेस्ट में सिलेबस है। बस अभी ये है करना है कि आपको अभी लेटेस्ट में ही करना है कि एमसीक्यूज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना है। सो आई होप 3 चीज़ें अभी आपको करना है, एमसीक्यू लगाना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर रिवाइज करना है, और जितना ज़्यादा रीडिंग करना है। यही 3-4 चीज़ें हैं, पर इसको है ना मेंटेन रखना है। अगले 15 दिन तक आपकी सिलेक्शन तय है। अब सवाल है कि कितना मार्क्स लाएंगे तो हो जाएगा। और इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मान के चलिए कि एटलीस्ट मिनिमम 80 रहेगा, और मैक्सिमम तो आप 120 भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं। क्योंकि पिछली बार जो था 110 जा चुका है, तो इस बार 120 से लेकर 130 भी जा सकता है। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन टफ होता है या ईजी होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्प